मैं वो एक लफ्ज़ कहकर सोच में पड़ गई थी। जाओ कपड़े बदलो, मैंने बेदिली से उसे कहकर वापस अपने बेड पर आ गया था। वो कुछ देर वहाँ खड़े रहने के बाद ड्रेसिंग रूम में चली गई। मुझे उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मैंने पहली बार इसकी इस हालत के बारे में सोचना शुरू किया था। मगर इससे पहले कि मैं उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा पाता, एक और अजीब वाक़या हुआ था। उस फंक्शन के चंद दिन बाद लाहौर से मेरे एक दोस्त का छोटा भाई अपने एक कारोबारी मामले के सिलसिले में मुझसे मिलने आया था। ऑफिस में इस मामले पर बातचीत करने के बाद मैंने उसे लंच पर भी इनवाइट किया था। उस दिन खानसामा छुट्टी पर था और मुलाजिम कुछ सामान लेने गया हुआ था। मैंने महरीन को चाय तैयार करके लाने को कहा। आधे घंटे बाद जब वो चाय की ट्रॉली के हमरा ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई तो अदनान उसे देखकर एकदम खड़ा हो गया था। महरीन आप, उसके मुंह से बेइख्तियार निकला था और महरीन ने एक नज़र उस पर डाली। सॉरी, मैं आपको नहीं जानती, उसने ट्रॉली पास लाकर खड़ी करते हुए कहा। मैं अदनान नसीर हूँ, आपका क्लास फेलो। तो उसे देखे बगैर चाय बनाते हुए बोली थी। मुझे याद नहीं। अदनान उसकी बात पर कुछ खिजिल सा हो गया था। ड्राइंग रूम में बिल्कुल खामोशी थी। अदनान शर्मिंदा सा होकर बैठ गया था और वो कुछ उजलत में चाय बना रही थी, यूं जैसे वो जल्द अज जल्द वहां से भाग जाना चाहती हो। मैं खामोशी से सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। वो चाय सर्व करके बाहर चली गई थी। आप मेरी इनके क्लास फेलो हैं? मैंने अदनान से पूछा था। हाँ, मैं इनका क्लास फेलो हूँ, वो कुछ खिसियानी मुस्कुराहट के साथ बोला था। फिर उसने आपको पहचाना क्यों नहीं? पता नहीं, शायद मेरी शक्ल पहले से बहुत बदल गई हो इसलिए। आपसे क्या रिश्ता है मेरीन का? मेरी बीवी है। उसके चेहरे पर एक रंग सा लहराया था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, बहुत लकी हैं आप। क्यों? मेरीन आपकी बीवी है इसलिए। ये हमारी यूनिवर्सिटी की सुपरस्टार थी। आधी यूनिवर्सिटी इनकी फ़ैन थी, बहुत टैलेंटेड थी, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी इनकी। मैं भी इनके एडमायरर में से हूँ और हमारे डिपार्टमेंट का कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरीन से मिला हो और इनसे इम्प्रेस ना हुआ हो। मैं हैरत से उसके चेहरे को देखता रहा, वो क्या कह रहा था। मगर मेरीन ने तो कभी किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। वो तो बहुत शाय और रिजर्व होती थी यूनिवर्सिटी में। इस पर वो हैरान हुआ था। नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी की सबसे पुरएतमाद लड़की थी और ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी जिसमें इसने कोई कारनामा न किया हो। उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। नहीं, मेरीन ये काम नहीं करती थी। हाँ, मेरी एक और कज़न थी मशल, वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी इन चीज़ों में। हाँ, मेरीन की एक कज़न मशल थी जिसकी डेथ हो गई थी और हम लोग ताज़ियत के लिए भी गए थे उनके घर। मगर मुझे याद नहीं कि उन्होंने किसी किस्म की सरगर्मी में कभी हिस्सा लिया हो। वैसे हो सकता है कभी हिस्सा लिया हो, पर मुझे याद ना हो। आप क्या कह रहे हैं? मशल यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन की एडिटर थी। वो उलझी हुई नज़रों से मुझे देखने लगा। मेरीन एडिटर थी, मचल तो नहीं थी। आप पूछ सकते हैं मेरीन से, बल्कि मेरे पास तो मैगजीन की चंद कॉपीज़ भी हैं। मुझे याद है वहाँ भी एडिटर का नाम मेरीन ही लिखा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। कहीं कोई चीज़ गलत थी, मगर क्या? और लिटरेरी सोसाइटी की प्रेसिडेंट, हाँ वो भी मेरीन थी। बल्कि डिबेटिंग सोसाइटी की भी, और चंद और भी ऐसी सोसाइटी और क्लब थे जिन्हें मेरीन ही प्रिसाइड करती थी। बहुत होल्ड था इनका हर चीज़ पर। मेरे सर पर किसी ने बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दिया था। मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो खामोशी से चाय पीता रहा और मैं उसका चेहरा देखता रहा। उसे यकीनन कोई गलतफहमी हुई थी। मैंने खुद को तसल्ली दी थी और उसके जाने के बाद वापस खाने की टेबल पर आकर बैठ गया था। मेरीन वहाँ से बर्तन उठा रही थी। मैं उसका चेहरा देखने लगा। मैंने अदनान की बातों की तस्दीक करवाना चाही उससे, मगर उसका एक ही जवाब था, मुझे याद नहीं। मुझे पता नहीं इतनी पुरानी बात कैसे याद रह सकती है। उसे 2.5-3 साल पहले की बातें याद नहीं थी। उसे क्या याद था? आज मैं बहुत उदास हूँ। आज असवद तालीम के सिलसिले में बाहर चला गया है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। सिर्फ वही तो था जो मेरी बात गौर से सुनता था, जो मुझे ठीक मशवरे दिया करता था, जो मुझसे हमदर्दी करता था, मगर मुझ पर तरस नहीं खाता था। और तो कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इसकी तरह समझता हो। पता नहीं मुझे क्यों लगता है जैसे वो मेरे बारे में बताता सब कुछ जानता है। मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे दिल में क्या है, मैं क्यों खुश हूँ और क्यों उदास हूँ। मुझे लगता है जैसे उसे सब पता होता है, और अब से नहीं, शुरू से ही मुझे उसके बारे में यूँ ही लगता था। मुझे याद है बचपन में मैं उससे बहुत डरती थी, अपनी सारी कज़न्स की तरह, क्योंकि उसके जिस्म पर बहुत महंगे कपड़े होते थे और वो बहुत खूबसूरत था, मेरे सब कज़न्स की तरह। और मैं तो बहुत बुरी हूँ। अम्मी हमेशा बचे हुए कपड़ों के टुकड़े जोड़-जोड़ कर अपनी तरफ से बहुत डिज़ाइनिंग करके मेरी फ्रॉक बनाती थी, मगर वो फ्रॉक मेरे कज़न्स के कपड़ों के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे यूँ लगता था जैसे इस फ्रॉक के हर
कोने में लिखा है कि मैं बचा हुआ कपड़ा हूँ। अम्मी के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो मेरे लिए कोई अच्छा जूता ही खरीद लें। वैसा जलती बुझती लाइटों वाला जो जूता जैसे अस्वद और मेरी कज़न पहनती थी, वो तो बस मेरे लिए 5 रुपए वाली चप्पल ही खरीद सकती थी। पर अम्मी के पास तो वो अपने मैं ज़िद भी नहीं करती थी। जब भी नानी के घर जाना होता, अम्मी मेरे बालों को अच्छी तरह कपड़े धोने वाले साबुन से धोती और फिर छोटी सी चुटिया बना देती। जब हम नानी के घर आते तो अपनी कज़न्स के खुले हुए चमकदार खुशबू से महकते हुए बालों को देखकर मैं सोचती कि अम्मी मेरे बालों को शैम्पू से क्यों नहीं धोती। इसलिए ही तो ये इतने बुरे लगते हैं। मुझे कभी भी नानी के घर जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते थे वो हम सब से बहुत बरतर थे, हमारी लिहाज से भी और शक्ल सूरत के एतबार से भी। फिर किसी को हमारी ज़्यादा परवाह भी नहीं होती थी। अम्मी से तो फिर भी कोई बात कर लेता, मगर मुझको तो सब नज़रअंदाज करते। तब मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों है। बस मैं ये सुनती रहती थी कि अम्मी नानी या मामू ममानी के सामने मेरे बाप की शिकायतें करती रहती थी, और फिर कई बार वो रोना शुरू हो जाती थी। तब मुझे डर लगता था कि कहीं वो सब मिलकर मुझे ना मारे, क्योंकि मेरे अब्बू अम्मी को तंग करते थे। मेरा दिल चाहता था मैं अम्मी से कहूँ वो अब्बू की बात ना किया करें, वो इस तरह ना रोए, क्योंकि मुझे डर लगता था, मुझे शर्म आती थी कि सब बच्चे क्या सोचते होंगे कि मेरे अब्बू कैसे हैं। मगर मुझे ये सब कहना नहीं आता था, मैं बस सोचती थी। मैं जब भी वहाँ जाती अम्मी से चिपक कर बैठी रहती। नानी मुझे बिस्किट या मिठाई का एक टुकड़ा दे देती, जो वापसी तक मेरे हाथ में दबा ही रहता। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं इसे कैसे खाऊं, या शायद मैं कमरे में रखी हुई चीज़ों को देखने में ही इतनी मगन होती थी कि मेरा ध्यान खाने पर जाता ही नहीं था। फिर एक बार जब हम नानी के घर गए तो वहाँ एक औरत बैठी थी, बिल्कुल अम्मी जैसी थी, पर उनके कपड़े बहुत खूबसूरत थे और उसने बहुत सा जेवर पहना हुआ था। अम्मी ने बताया कि वो इफ़ी खाला हैं, वो मुल्क से बाहर रहती हैं, अब पाकिस्तान आ गई हैं। इफ़ी खाला ने अम्मी से गले मिलने के बाद मुझे गोद में उठा लिया था और बहुत बार मेरा मुँह चूमा था। मुझे बहुत डर लगा था, पहली बार किसी ने मेरा मुँह चूमा था और मुझे गोद में उठाया था। हालाँकि मुझ पर किसी को प्यार नहीं आता था, वो मुझे इस तरह गोद में लिए बैठी रहीं। फिर एक बहुत प्यारा सा बच्चा मेरे कमरे में आया था। इफ़ी खाला ने उससे मेरा तारुफ़ करवाया। ये असवद है, मेरा बेटा क्लास 9 में पढ़ता है, और असवद ये महरीन है, तुम्हारी हबीबा खाला की बेटी। असवद ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया था। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मगर इफ़ी खाला ने मेरा हाथ पकड़कर आगे कर दिया। उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैं घबरा गई। इसका हाथ इतना सफ़ेद और नरम था कि मेरा इतना सांवला और पतला सा। इफ़ी खाला ने मुझे गोद से उतारते हुए कहा, असवद इसे साथ ले जाओ और जाकर खेलो। असवद ने बिला तामुल मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर लॉन में ले गया। मैं एक मामूल की तरह उसके साथ बाहर आ गई। बड़े मामू की बेटी आलिया ने मुझे देखकर कहा था, अब तक महरीन को खेलने के लिए लाए हो, मगर टीम तो पूरी हो गई। मैं इसकी बात पर बेहद शर्मिंदा हुई थी। कोई बात नहीं, हम कुछ और खेल लेते हैं, असद ने बड़े इत्मीनान से कहा था। नहीं, हम तो यही खेलेंगे, इतना मज़ा आ रहा है, और महरीन ने तो पहले कभी नहीं खेला, आलिया ने कहा था। मैंने असद के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे खेलना नहीं आता, मुझे नहीं खेलना। तुम खेलोगी तो खेलना आएगा, ऐसे कैसे आएगा, उसने मुझे कहा था। मगर मैं भागती हुई अंदर अम्मी के पास चली गई थी। ये असवद से मेरी पहली मुलाकात थी। अम्मी के साथ घर जाने के बाद भी मुझे वो बहुत देर तक याद आता रहा। इफ़ी खाला ने मुझे ढेरों खिलौने और कुछ चॉकलेट्स और स्वीट्स दी थी। घर जाकर मैं सारा दिन इन खिलौनों से खेलती रही। मेरे पास चाबी से चलने वाला कोई खिलौना नहीं था, वो जो खिलौने लाई थी वो भी बहुत सस्ते थे। बहुत दिनों तक मैं घर में हर आने जाने वाले के सामने वो खिलौने लिए फिरती। इफ़ी खाला मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। फिर उन्हीं दिनों अब्बू की डेथ हो गई थी। तब मैं शायद 7 साल की थी, जब एक दिन दोपहर के वक्त कुछ लोग अब्बू को एक चारपाई पर डालकर लाए थे।